अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो फिर आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, तो देखें जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर होगा वो टोटल 85 नंबर्स का होगा और इस पेपर के अंदर आपके पास 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपके पास होगा सेक्शन ए जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके पास टोटल 17 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास हर एक जो एमसीक्यूज होगा वो टोटल 1 मार्क्स का होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज की जो तैयारी है वो आपने बहुत अच्छी कर जानी है, क्योंकि आपके पास ज्यादातर जो एमसीक्यूज होंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे और उसके अंदर न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे अक्सर एमसीक्यूज। तो देखिए आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी कहाँ से है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है टेनयर से, ताकि आपको अंदाजा हो कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के एमसीक्यूज देता है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं या फिर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने टेनर लाजमी बाई करनी है और जितने भी एमसीक्यूज की जो तैयारी करनी है वो सबसे पहले आपने टेनयर से करनी है। इसके अलावा आपको जितने भी कहीं से भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं तो आपने उनकी तैयारी लाजमी करके जानी है, क्योंकि देखें आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए है यानी कि एमसीक्यूज का पोर्शन वो आपके पास 17 मार्क्स का है। तो अगर सोचें आप एमसीक्यूज के अंदर गलती करेंगे तो आपके 17 नंबर तो यूं ही चले जाएंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज की आप तैयारी कर सकते हैं ना आपने उतने ज्यादा ही एमसीक्यूज की तैयारी करके जानी है। ठीक है, अब हम जरा आते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, जो कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास जो सेक्शन बी होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। आपके पास जो सेक्शन बी होगा ना वो यहाँ पर होगा टोटल 36 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से सेक्शन बी की प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि अच्छे खासे नंबर तो आपको आपके सेक्शन बी से ही मिल जाएंगे। अब जरा देखें सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और आपको दिए कितने जाएंगे, आपको टोटल 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने टोटल 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए आपके पास चॉइस तो अच्छी खासी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सवालात को अटेम्प्ट कर सके। और ना यहाँ पर आपके पास हर एक जो सवाल होगा वो टोटल 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपने अपने आंसर को भी उस लिहाज से लिखना है, मतलब ना तो बहुत बड़े बड़े आंसर कर देने हैं ना ही बहुत ज्यादा छोटे कर देने हैं। अब जरा देखें आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस करे हुए हैं कि सेक्शन बी अपलोड कर दे, सेक्शन बी अपलोड कर लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो सेक्शन सी है जिसके अंदर डिटेल आंसर क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट आ रही हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आपने उसको लाजमी वॉच करना है क्योंकि उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है, आप जरा देखें सबसे पहले तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर वो बात आपने सुन ली ना आपका जो पेपर है वो बहुत धमाकेदार किस्म का अच्छा हो जाएगा। देखें मैंने जैसे कि बताया आपने करने 9 क्वेश्चन है, दिए आपको जाएंगे 14। देखें आपको यहाँ पर जो टोटल 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके अंदर से आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे और जो थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन होंगे वो कितने आएंगे, ताकि आप जो प्रिपरेशन करेंगे अपनी वो उसी लिहाज से करेंगे। देखिए आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे न्यूमेरिकल वाले और आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे थ्योरी वाले। ठीक है, अब जरा आप खुद देखें, मतलब अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप अपने 8 के 8 सवालात को आराम से कर सकते हैं। करने कितने हैं आपने, 9 करने हैं ना। ठीक है, सोचे अगर आप पूरी बुक की भी थ्योरी कर लेते हैं, पूरी बुक की थ्योरी कर लिया आपने,
तब भी सिर्फ और सिर्फ आप 6 सवालों को कर पाएंगे। तो आपके लिए जो ज्यादा बेहतर है मैं आपको वो बताऊंगी, बाकी तो जाहिर बात है आपकी अपनी मर्जी है। ओके, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादातर ना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। देखिए फिजिक्स में जो 14 क्वेश्चन होंगे उसमें 8 तो आपको न्यूमेरिकल ही दिए जाएंगे, जबकि 6 आपको थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अच्छा अब जरा एक और बात देखें, ये जो थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन होंगे ना, इसी के अंदर कुछ आपके पास रीजनिंग होंगे और कुछ आपके पास डेरिवेशन बेसिस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर आप पूरी बुक की भी थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब भी आप सिर्फ 6 ही सवाल कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही उस वीडियो के अंदर बताया था कि आपने मेन फोकस करना है न्यूमेरिकल के ऊपर, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए ना तो बस आपका पेपर हो जाएगा बड़ा ही कोई धमाकेदार किस्म का। और मजे की बात देखें, अगर आप करते हैं कोई थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन, तो देखें उसमें गलती हो सकती है आपसे, मतलब हो सकता है कि आप उसको भूल जाए, कहीं से आप पहला वर्ड भूल जाए, या फिर वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा घुमा के दिया जाए और आपको समझ ना आए, आप लिख कर कुछ और आ जाए, आपसे पूछा कुछ और जा रहा हो, आप वर्ड्स मिस्टेक कर कर आ जाएं, आप कहीं पर कुछ भूल जाएं, तो देखिए आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर सकते हैं थ्योरी बेसिस पर जब आप कुछ भी लिख कर आएंगे। इसके अलावा अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, आपने प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह नहीं डाली है, तो एग्जामिनर आपके नंबर यूं ही काट लेगा कि भाई इस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, भाई इसने गंदगी मचाई हुई, तो आधे नंबर तो आपको यूं ही कट हो जाने हैं। लेकिन देखें जैसे मैथ होती है ना, मैथ के अंदर नंबर्स नहीं कटते हैं। ठीक है, कोई राइटिंग नंबर नहीं कटेंगे, बस अगर आपने ठीक लिखा है एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। इसी तरह न्यूमेरिकल भी आपके पास एक बहुत बड़ा तोहफा है कि अगर आप न्यूमेरिकल को सही से अटेम्प्ट कर कर आए हैं, एग्जामिनर आपके नंबर काट ही नहीं सकता, पूरे के पूरे नंबर देगा आपको। तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, चलें अब जरा बात न्यूमेरिकल की कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बुक के अंदर वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आप जिनके न्यूमेरिकल करेंगे और उनके एग्जाम में आने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो जरा आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखें ये है आपके पास न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब जरा गौर से सुनते जाएं क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। देखें जैसे कि आप जानते हैं आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर से ना तो कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग बनते हैं बल्कि बनते ही नहीं है। ठीक है, और अगर शॉर्ट की बात करें तो कोई थ्योरी बेसिस पे इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं आते हैं। उस पहले चैप्टर के अंदर से ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी डायमेंशंस। ठीक है, तो आपने पहले चैप्टर से करनी है डायमेंशंस की प्रैक्टिस। अब एक और बात, अब ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि मैं आपको कोई 4 डायमेंशंस बता दूं जो एग्जाम में आएंगे और आप सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करें, नहीं। आपको जहां से कहीं से भी ये डायमेंशंस मिलती हैं, आपने इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। मतलब 10 ईयर से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपके कॉलेज में जो प्रीलियम्स होंगे और आपके मिस उसमें जो डायमेंशंस देंगी, वहां से आपको या फिर कहीं से भी डायमेंशंस मिलती हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए होती है, बस आपने उनकी तैयारी करनी है। मतलब आप अपनी तरफ से 100% डायमेंशंस की तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आपने डायमेंशंस की तैयारी कर ली ना, आपका आराम से एक सवाल तो भाई बहुत अच्छे से हो जाएगा और एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, अब जरा हम आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो देखिए आपके पास जैसे कि आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, और ये जो टारगेट पेपर बना रही हूँ ना मैं, ये भी मैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ, क्योंकि वरना अक्सर स्टूडेंट ने सवाल करके मुझसे यही पूछने में इसकी टारगेट पेपर जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, तो जी हाँ, ये टारगेट पेपर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अब जरा देखें, आपको पता है आपकी बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो खुद सोचे 14 चैप्टर की थ्योरी बड़ी मुश्किल काम है कि आप पूरी की पूरी थ्योरी याद करें, अच्छा न्यूमेरिकल कर लें, बड़ा ही कोई आपके पास शानदार किस्म का मैं तो कहती हूँ न्यूमेरिकल तोहफा। और अब क्योंकि रमजान चल रहे हैं, तो रमजान में थ्योरी के सवालात को याद करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जाहिर बात है बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो बेहतर है कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें, इससे आपका जो पेपर है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी रमजान है तो फिर बैठ के ही आपको करनी होती है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं उसकी प्रैक्टिस आंखों से नहीं करनी, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स को जो सिर्फ आंखों से देख देख के प्रैक्टिस करते नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि आपने न्यूमेरिकल की जो तैयारी है वो कैसे और किस तरीके से करके जानी है। कोशिश करूंगी कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं, ठीक है, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ आपने बकायदा लिख लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। बात करते चैप्टर्स की। देखिए आपके पास जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना,
वो न्यूमेरिकल के लिए ना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक स्टार्टिंग के चैप्टर के न्यूमेरिकल की तो प्रैक्टिस की होगी, की है ना? आई नो आप की होगी, क्योंकि जाहिर बात है आप फ्री तो बैठे हुए नहीं होंगे, ठीक है? तो देखें, आपके पास जो चैप्टर 2 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनर का भी फेवरेट चैप्टर है, और वो लाजमी इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल देता है। देखिए, जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, उनसे शॉर्ट के अंदर थ्योरी आने के जो चांसेस है ना, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, जरा से होते हैं। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो उसके तो चांसेस 99.99% होते हैं कि आप कहूँ मैं कि न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगी। तभी कह रही हूँ न्यूमेरिकल करेंगे ना, बहुत मजे में रहेंगे और पेपर भी धमाकेदार होगा आपका, ठीक है? इसी तरह आपके पास जो चैप्टर 3 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। इससे भी आपको लाजमी एग्जाम में एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और इसी तरह जो आपके पास चैप्टर 7 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे भी आपको एक न्यूमेरिकल लाजमी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखें, ये थे आपके पास वो चैप्टर जो कि रिड्यूस नहीं हुए हैं, जिनसे थ्योरी न्यूमेरिकल भी जितने हैं वो तमाम के तमाम आपने करने हैं, ठीक है? और है भी ये वाकई में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आपने इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब जरा देखिए, मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करेंगे कि मिस हमें न्यूमेरिकल के अंदर भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दें। देखें, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंट बता दें, लेकिन देखें, ये वाले काम ना सिर्फ थ्योरी के अंदर अच्छे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट बता दें। न्यूमेरिकल्स ना आपको सारे करने चाहिए। मतलब देखें, आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे कि देखें चैप्टर 2 है, इसके अंदर से आप कहते हैं कि मिस हमें ना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दें, ठीक है? और कोई बंदा, या फिर मैं आपको कोई 2 से 4, चलें 4 कह देते हैं, हद 4 न्यूमेरिकल बता देती हूँ, और समझे बिलफर्ज इस चैप्टर में टोटल 8 न्यूमेरिकल हैं। अब 4 न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करते हैं, 4 आप छोड़ देते हैं। हो सकता है हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो आपको ये वाले न्यूमेरिकल दे ही ना ये दे दे, तो फिर फायदा? आपने जो इतनी प्रैक्टिस करी न्यूमेरिकल की, जी जान लगा दी न्यूमेरिकल में, कोई फायदा हुआ? कि वो आए ही नहीं जो कि एग्जाम में आने थे। तभी मैं आपको कह रही हूँ, छोड़ना कुछ नहीं है, करने आपने सारे न्यूमेरिकल है, लेकिन अब देखिए करने कैसे। देखें, उम्मीद है बहुत ज्यादा कि आपने 10 ईयर बाय की हुई होगी। आप जैसे मिसाल के तौर पे चैप्टर 2 है, इसके अंदर से जितने भी न्यूमेरिकल है आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? लेकिन जब आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आप करेंगे 10 ईयर से प्रैक्टिस, ताकि भैया आपको अंदाजा तो हो ना एग्जामिनर देता कैसे न्यूमेरिकल है। कभी भी ये काम नहीं करना, खास तौर पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के अंदर, कि जस्ट बुक के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली और 10 ईयर को तो देखा ही नहीं। नहीं भाई, बिल्कुल भी कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपने। आपने लाजमी 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मतलब देखें, बुक के न्यूमेरिकल की तो आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब आप 10 ईयर पे आएंगे ना, तो 10 ईयर की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप अपना लेंगे टेस्ट। जी हाँ, जो आपने बुक के पढ़ ली है ना न्यूमेरिकल, अब आप देखेंगे उसे 10 ईयर में, और बगैर देखे वो 10 ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? ताकि आपको अंदाजा तो हो ना कि वो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी हो चुकी है, क्या आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं कि वो आपको आते हैं या नहीं आते। अच्छा, आप जरा सुने, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो देखिए जितने भी न्यूमेरिकल है, कोई किसी भी चैप्टर में आप तमाम के तमाम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और वो न्यूमेरिकल जो कि 10 ईयर्स, आप 10 ईयर में देखेंगे कि ऐसे कौन से न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जो कि बहुत ज्यादा आते हैं, और कौन से न्यूमेरिकल है जिसको तो एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, वो देता ही नहीं है। तो उसको भी आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है बिलफर्ज एग्जामिनर आपको वही न्यूमेरिकल दे दे, आपने उसको लाजमी देखकर जाना है, लेकिन आपने प्रैक्टिस उस न्यूमेरिकल की करनी है जो कि बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है? जैसे कि बिलफर्ज आपके पास चैप्टर 3 है, इसके अंदर है टोटल 3 किस्म के न्यूमेरिकल, ओके? आप करेंगे तीनों के तीनों किस्म की ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, लेकिन आप 10 ईयर से देखेंगे कौन से न्यूमेरिकल जो है वो एग्जामिनर बहुत ज्यादा दे रहा है। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर इन 3 किस्म के न्यूमेरिकल में से 2 किस्म के न्यूमेरिकल देता है, तो आप सबसे ज्यादा जो तैयारी रखेंगे वो अपनी 2 किस्म के न्यूमेरिकल की रखेंगे, लेकिन जो एक बच गया ना, उसको भी आपने छोड़ना नहीं है। आपने उसको देख लेना है कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें ये फॉर्मूला लगता है, ये ऐसे सॉल्व होगा, ताकि बिलफर्ज अगर वो भी आ जाता है तो आपको ऐसा ना हो ना कि आपके यहाँ मुझे तो आता ही नहीं है, आपको वो भी आता हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। 10 ईयर से देख लेना है कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल है जो कि भाई एग्जामिनर की बहुत ज्यादा फेवरेट है और एग्जामिनर उन्हीं को देता है, तो आपने उनकी अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है? अब जरा देखें, चैप्टर 8 से हो चुके हैं, जारी बात है, रिडक्शन टॉपिक्स के अंदर, ठीक है? अब जरा आते हैं हम चैप्टर 9 की तरफ। देखें, चैप्टर 9 आपके पास ऐसा चैप्टर है जो कि रिड्यूस हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल कट नहीं हुआ है, ठीक है? तो आपने चैप्टर 9 में 1 to 7 ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करनी है, और जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ से भी डन, ओके? इसी तरह चैप्टर 10, चले शुक्र है इसमें आपके न्यूमेरिकल कम हो गए हैं, मैंने नहीं कम करेंगे, मैं पहले बता रही हूँ, ये हुए
रिड्यूस सिलेबस में ये बोर्ड वालों ने खुद ही कम करें। ओके, तो देखें चैप्टर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और इसके अंदर से क्योंकि ये चैप्टर रिड्यूस हो चुका है तो अब इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2, 4, 5 और 7। तो अगर आप इनकी तैयारी करेंगे आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ से भी हो जाएगा डन। ओके, इसी तरह आते हैं चैप्टर 12 पे। तो इसके अंदर भी आपके पास जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि रिड्यूस नहीं हुए हैं वो है 2, 3, 4, 9 और 10। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे, एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ से भी हो जाएगा डन। इसी तरह चैप्टर 13 है आपके पास। अच्छा, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल है। अब मैंने लिखा है 1 to 6, इसका मतलब है 1 से लेकर 6 तक के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल करने, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद आपने करने हैं 12 से, ठीक है, मतलब 7, 8, 9, 10, 11 नहीं करने, उसके बाद करने 12 से। 12 से लेकर आपके पास 16 तक जितने भी न्यूमेरिकल है 13, 14, 15, 16 इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये आपके वो न्यूमेरिकल है जो कि रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो देखिए ये आपके पास है टोटल 8 चैप्टर्स, ठीक है। तो देखिए अगर इन 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की आपने तैयारी कर ली ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो 8 सवाल हैं ना वो यहीं से ही आराम से डन हो जाने हैं और इसमें आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलने हैं। मतलब अगर आप इसको हटा के थ्योरी याद करते हैं ना तो आप आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि मुझे एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, नहीं, कभी भी नहीं। आप हाँ ये कह सकते हैं बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा मैं तो लिखकर बहुत अच्छा आया था, एग्जामिनर ने मेरे नंबर काट लिए, एग्जामिनर अच्छा नहीं था, एग्जामिनर ऐसा था वैसा था। लेकिन अगर आप करते हैं न्यूमेरिकल, एग्जामिनर तब आपके नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं इन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के वो 100% है, ठीक है। चलें, अब ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, बाकी चैप्टर में भी है, लेकिन ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ 8 नहीं आ सकते तो इन चैप्टर में से ना तकरीबन आपके 7 न्यूमेरिकल्स तो फिर भी आ जाने हैं। तो देखिए अब आपको अगर 8 आते हैं तो आपको एक शॉर्ट करना पड़ेगा थ्योरी वाला, और अगर 7 आते हैं तब आपको 2 शॉर्ट करने पड़ेंगे थ्योरी के। तो अब आपको थ्योरी भी याद करनी पड़ेगी लेकिन बहुत कम। अब मैं आपको बताती भी हूँ कि आपने किन किन थ्योरी की प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है, ताकि अगर बिलफर्ज ऐसा होता है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते भी हैं और वो थोड़ा हटकर आ जाता है, ये उस वक्त आपको उस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला नहीं आ रहा होता, ये कोई भी मसला होता है, आप चाहते हैं नहीं ये वाला नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ के मुझे ये थ्योरी अच्छी आ रही है तो मैं ये कर लूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के प्लस इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इनके अंदर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कौन सा जो सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो सवाल है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास जो पहला सवाल है वो है शो द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पास सवाल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट पास्कल्स लॉ, गिव द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, इसके काफी हद तक चांसेस हैं कि एग्जामिनर ना इसको शॉर्ट के अंदर दे दे। अब जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके पास है डिफाइन मॉड्यूलेशन and differentiate between amplitude modulation and frequency modulation। तो ये आपके पास बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ड्राइव रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ओके, इसकी भी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि आपके पास है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज। इंतहाई किस्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली फुर्सत में इसकी तैयारी आपने करके जानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट करेक्शन डिड लैपलास मेड इन इट, आल्सो गिव द करेक्टेड फॉर्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करके जानी है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो आपने तैयारी इसकी भी बहुत अच्छे से करके जानी है। ओके, देखिए मैंने ना बहुत ज्यादा सवालात को शॉर्ट में तो वैसे भी थ्योरी में लिखा ही नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो काफी ज्यादा उम्मीद है कि अच्छे खासा शॉर्ट तो आप कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि न्यूमेरिकल आपने पहली फुर्सत में करने हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है, हमारा फर्ज था आपको बताना, हम हमेशा आपके भले के लिए बताएंगे जो कुछ आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि
वो गलतियां जो अक्सर बच्चे एग्जाम में करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो वो गलतियां आप ना करें। आपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल करें। देखिए अभी आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, ठीक है, अभी तो आप कहेंगे नहीं मिस ने पूरा बता दिया, हम कैसे करेंगे, ये मुश्किल है, और आप बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देंगे, ठीक है। लेकिन यकीन जाने जैसा मैं आपको पेपर बता रही हूँ ना, अगर आपने इस पेपर पैटर्न को फॉलो कर लिया ना, तो आपको इसका रिजल्ट पता है कब पता चलेगा? जब आपके नंबर आएंगे, तब आपको फील होगा कि वाकई में मिस ने ठीक बताया है, मिस ने जो बताया हमारे फायदे के लिए बताया। और अगर आप अब यहाँ पर गलती करते हैं या फिर कहते हैं नहीं ये हमसे नहीं होगा, मुख्तलिफ तरह के एक्सक्यूज देते हैं या फिर थ्योरी के पीछे भागते हैं ना, तो यकीन जाने अभी तो आपको यह काम आसान लगेगा। जब आप पेपर में बैठे होंगे तब आपको मसला पेश आएगा, और दूसरा जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको फील होगा नहीं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यूमेरिकल करे हैं वो तो कामयाब हो गए, उनके तो नंबर अच्छे आ गए, क्योंकि आपको पता है कि सप्ली का जो रेशियो होता है फिजिक्स के अंदर ना, वो बहुत ज्यादा होता है। अक्सर बच्चों को सप्ली देखने को मिलती है, तभी मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपके लिए फायदेमंद है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया आप बिल्कुल वैसा ही पेपर कर आएंगे, उन्हीं चीजों को ज्यादा करेंगे जो मैंने आपको बताई है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, प्रूव दैट a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। ये थीटा है, जीरो नहीं है, ओके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है कुछ डेफिनेशंस है। डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनके भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है डिफाइन अपथ्रस्ट ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन फ्लूइड एंड अपथ्रस्ट। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है what are necessary conditions to observe interference of light, differentiate between diffraction and interference। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली फुर्सत में इसकी तैयारी आपने करके जानी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है at what angle the range of projectile becomes equal to the height of projectile। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है आपने, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ शॉक ऑब्जर्वर। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे आखिर में इसकी तैयारी करिएगा। इसके अलावा कुछ ये आपके पास रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपने प्रूव करना है। प्रूव दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। अच्छा, ये w नहीं है, ओमेगा है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है a इज इक्वल टू r अल्फा, और नेक्स्ट आपके पास है E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके पास डेरिवेशन बनेगी, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है प्रूव दैट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके पास डेरिवेशन है। उसके अलावा आपके पास ये वाली डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनकी अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। अब जरा हम आते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है when scalar product of two vectors is maximum and minimum। अच्छा, इस सवाल के अंदर थोड़ा सा मसला है, ठीक है, लेकिन ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट लॉ है आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपके पास है डिफाइन मास फ्लो रेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, जो कि आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, अब डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ड्राइव रेलेवेंट एक्सप्रेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली फुर्सत में आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखें, ये आपके पास टोटल शॉर्ट की अगर हम बात करें तो 20 आपके पास शॉर्ट है, ठीक है। तो देखें, अगर आपने इन शॉर्ट की और जो मैंने आपको लॉन्ग्स बताए हैं उनकी, और जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं, अगर आपने उनकी तैयारी कर ली, जी हाँ, लॉन्ग वो वाले जो कि मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताए थे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो वाले, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वो लॉन्ग नहीं देखे तो आप जाके सबसे पहले वो लॉन्ग वाली वीडियो देखें, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो अगर आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आपने इस तरीके से पेपर कर लिया, आपके एग्जाम में इंतहाई किस्म के अच्छे नंबर आएंगे, और जो आप चाहते हैं ना
जैसा आप चाहते हैं कि हमारे नंबर आए, बिल्कुल उसी तरीके से आपके नंबर आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी करके जानी है, और वही बता रही हूँ बिलफर्ज, कहीं न्यूमेरिकल में आपको मसला होता है, कहीं कोई वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाती है, कहीं कुछ समझ नहीं आता, तो फिर आप करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आपने जितने भी मैंने शॉर्ट बताए हैं उनकी तैयारी कर ली ना, इनफ है, आपको कहीं और शॉर्ट करने की, किसी और शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास किसी भी किस्म का पेपर आ जाए, ठीक है, चाहे वो प्रीलियम्स हो कॉलेज के आपके, या फिर किसी और सेंटर का पेपर हो, अगर आपने इनकी तैयारी कर ली, इन शॉर्ट्स की, इन न्यूमेरिकल्स की और इन लॉन्ग की, बस आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली फुर्सत में अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपने अपनी फुल तैयारी के साथ अभी से पेपर की तैयारी करनी शुरू करी, तो फिर आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मैंने जो कुछ बताया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं पर भी ना कोई भी मसला है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।